देखिए, जैसे 4 का वर्गमूल, तो आप ये सब बात बचपन से ही जान चुके हैं, बचपन में ही 4 का वर्गमूल 2 होगा। इसमें यहाँ बंसी वाला भाग जो है ये, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 2 है। लेकिन दोस्तों अगर मान लो 8 है, ठीक है, इसका भी मतलब है कि 8 का वर्गमूल, लेकिन 8 लिख के ऐसे और यहाँ करनी में 3 लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि 8 का घनमूल। नहीं, इसमें 3 रहता है तो घनमूल, और इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वर्गमूल। लेकिन याद रखिएगा, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है लेकिन एक 2 जरूर रहता है, ये 2 छिपा हुआ रहता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप जानते हैं कोई भी संख्या के पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो पावर 1 देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ये 5 लिखा हुआ है तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसकी पावर 5, 5 के पावर 1 दीजिए ना दीजिए एक ही बात है। तो ये क्या हुआ, 8 का घनमूल, ये 8 का वर्गमूल। अब दोस्तों आपको ये भी याद होगा 4 का वर्गमूल, 4 को मतलब प्राइम फैक्टर तोड़ लेते हैं 4 को गुणनखंड, और इसमें 2 बैठा हुआ है इसलिए 2 के जोड़ा में से 1 बाहर आता है। 8 का वर्गमूल, 8 को आप लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में 2 दूना 4 दूना 8, 2 के जोड़ा में से 1 बाहर आएगा, इसका जोड़ा नहीं है इसीलिए बेचारा अंदर रह जाएगा, 2√2 हुआ 8 का वर्गमूल। जबकि 8 का घनमूल जो होगा आपका, 8 का जो क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट या घनमूल जो कहिए, यानी आप इसे लिखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब क्या होगा, 3 के जोड़ा में से 1 बाहर आ जाएगा, 3 के जोड़ा में से 1 बाहर आ जाएगा, यही बात होगा ना। चलो अब ये बात समझ गए हैं, एक बात और समझिए। अगर दोस्तों ये 5 है, इस पर रूट लगा है, अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, कितना निकल के आ गया 5। लेकिन अगर दोस्तों अगर मान लो कि 5 है, ये 5 है, इस पर रूट लगा है और इसका पावर 3 कर देंगे तब ये नहीं कटेगा, तब क्या कहानी हो जाएगा देखो, इस √5 को मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, √5 के पावर 3 है ना, √5 गुना √5 गुना √5 कै बार 3 बार। अब इस दोनों के गुना होने से केवल 5 होगा और ये √5 होगा, ये 5 √5 हो गया। आप कहेंगे ये कैसे हुआ, जरा ध्यान देना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, √5 है ना, √5 √5 √5, ये √5 का क्यू है, एक ही रूट देकर 5 को हम 3 बार अंदर लिख सकते थे, ऐसा लिख सकते थे। अब चलिए इसमें से क्या होगा, 1 5 बाहर और ये रह जाएगा अंदर। यहां से एग्जांपल समझिए, √5 √5 √5, रूट में अलग अलग कोई संख्या गुना में रहे या भाग में, फिर उसको एक रूट के अंदर हम लिख सकते हैं, यानी इस सब को एक रूट के अंदर ही हम लिख सकते हैं। अब बताइए इसमें से वर्गमूल बनेगा, 2 5 में से 1 बाहर आएगा, 1 अंदर रह जाएगा। तो ये कहानी है अपना, ध्यान दीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, √5 है, इसका पावर 3 है ना, यहां कुछ नहीं तो 2 छिपा हुआ रहता है, और जब आप रूट हटाएंगे तो 2 उड़ेगा और पावर के बट्टा में जाकर गिरेगा, यानी 5 के पावर 3/2 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 7 के पावर 3/2, इसका मतलब ये कैसे रहा होगा, 7 रूट यानी √7, इसका पावर 3 रहा होगा, ये भी आप समझ लीजिए, √7 के पावर 3 रहा होगा, ये बात है नहीं। अब चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, वीडियो अपलोड हो रहा है, कॉल कर दें। चलिए फोन रिसीव कर लीजिए।
आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ बातें आपको याद रखना जरूरी है। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या का क्या मतलब है? जिसका वर्ग हो चुका है, मतलब उसका वर्गमूल बन जाए। जैसे 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना? 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सब है? जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, 25 हो गया, 81 हो गया, 100 हो गया। ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब 4 का वर्गमूल बनेगा पूरा पूरा। और 4 किसका वर्ग हुआ होगा? 2 का। 16 का वर्गमूल 4 होगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। मतलब ये किसी न किसी का वर्ग होके आया है। जैसे 25 5 का, 81 9 का, 100 10 का वर्ग होके आया है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आप कहेंगे पूर्ण घन संख्या, इस बात को भी ध्यान रखना है कि पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या किसको कहते हैं? जैसे जिसका घन हुआ हो, जैसे मान लीजिए कि 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। ये सब पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि ये किसका घन हो चुका है? किसका क्यूब हो चुका है? ये 2 का क्यूब हो चुका है। जब पावर 3 हो गया तो समझ लो ये पूर्ण घन हो गया। 3 का पावर 3 27 होता है, 64 4 का क्यूब होता है। ये सारे पूर्ण घन संख्या हो गए। तो ये चीजें आप जान गए। अब देखिए, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या को अगर अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में तोड़िएगा, प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा, तो उसका प्रत्येक गुणनखंड पेयर में आएगा। इस बात को याद रखिएगा। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या को, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने पर प्रत्येक गुणनखंड यानी फैक्टर पेयर में होगा, यानी जोड़ा में होगा। जोड़ा में होगा, समझे? यानी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या को अगर गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो प्रत्येक गुणनखंड पेयर में होगा, मतलब जोड़ा में होगा। जैसे मान लीजिए 36, तो 36 का प्राइम फैक्टर तोड़ के देखिए, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। ये मैंने आपको बता रखा है। 36 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए पेयर बना ना, पेयर बना ना, कोई भी ले लीजिए। अगर आप मान लो 64 ही ले लो, आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसका फैक्टर तोड़ोगे तो प्रत्येक गुणनखंड इसका पेयर में आएगा। जैसे 2 से लगाइए 32 दूना 64, फिर 2 से लगाइएगा 16, 2 से लगाइएगा 8, 2 से लगाइएगा 4, 2 से भाग लगाइएगा 2। बताइए, जोड़ा 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 बना ना? 2 का जोड़ा 2 से ही बनेगा, 3 का जोड़ा 3 से ही बनेगा, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। और याद रहे दोस्तों, पूर्ण घन में क्या होता है? इसमें दो दो गो का जोड़ा लगा, पूर्ण घन में 3 3 का जोड़ा लगेगा, है ना? तो पूर्ण वर्ग संख्या को अगर आपको चेक करना है कि कोई संख्या आपको दिया जाए, मान लीजिए आपको दिया जाए 50, एग्जाम्पल समझिए, ऐसे आप जानते हैं कि 50 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर आपसे 50 दे और कह दे कि बताइए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, या ऑप्शन दे देता है, कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो पूर्ण वर्ग संख्या को जब भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो उसका प्रत्येक गुणनखंड पेयर में आना चाहिए। अगर हम 50 को तोड़ते हैं दोस्तों, 2 से लगावेंगे तो 25, और तब लगेगा 5 से भाग 5 बार में, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं ना बना, यानी कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है?
हाँ, अब आपसे सवाल ये कहेगा कि जरा एक बात बताओ, 50 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना कर दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कहेगा कि 50 को वह किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। बात समझ रहे हैं? तो सुनो, 50 को लिखा और इसका प्राइम फैक्टर तोड़ा, जैसा कि हमने तोड़ा है पहले, फिर तोड़ दिए। दोस्तों ध्यान रखना कि ये जितना जोड़ा बन गया यहां तक पूर्ण वर्ग था, पर जोड़ा नहीं बना 2 का ना, तो केवल 1 2 और रहता तब तो जोड़ा बन जाता। केवल 1 2 से गुना कर दीजिएगा ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। सोच के देखिए, अगर 50 में 1 2 से हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 आपको पता है ना 10 का स्क्वायर होता है 100, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा ना 100। यानी 50 में कितना से गुना कर दे कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, तो 100 से। अब अगर ये भी कहता कि 50 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 50 में किस छोटी संख्या से भाग दीजिएगा कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो देखिए, इतना तो वही काम करना है, प्राइम फैक्टर तो रही है, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या हो गया ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया ना, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया ना। ये 2 केवल फलतुआ है अकेले में, अगर ये 2 नहीं रहता तब तो पूर्ण वर्ग संख्या बच जाता ना। तो ये 2 को हटाने के लिए एक 2 से भाग देना होगा, ये 2 को हटाने के लिए किससे भाग करना होगा, 2 से भाग करना होगा, तो बात खत्म। यानी कि अगर हम 50 को 2 से भाग कर देंगे तो कट के जो आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या बचेगा। 50 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25, और 25 है एक पूर्ण वर्ग संख्या, है कि नहीं। चलो अब बात समझिए। उसी तरह अगर हम आपसे कह दें कि बताइए 420 को किससे भाग किया जाए, या हम आपसे कहें 420 को किस संख्या से गुना किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। सवाल कहेगा 420 में कम से कम कितना से गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। 420 में कम से कम कितना से गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। सवाल याद हो गया। 420 में कम से कम कितना से गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर तोड़ना और देख लेना कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। 2 से लगाए 21 दूना 42, 2 से लगा देंगे तो 105, 5 1 6, 3 से लग जाएगा 3 तिया 9, 3 5 15, 5 से लगा देंगे 5 7 35। दोस्तों एक बात बताओ, पूर्ण वर्ग होने के लिए प्रत्येक गुणनखंड का जोड़ा होना चाहिए, तो ये जोड़ा बन गया, लेकिन एक 3 की आवश्यकता हो रहा है, एक 5 की भी आवश्यकता हो रहा है, और एक 7 की भी आवश्यकता हो रहा है। यानी गुना करना होगा 3 5 7 से, कितना से 3 गुना 5 गुना 7 से, यानी 3 पचे 15, 15 सते 105। 105 से अगर आप इसको गुना कर देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो याद आपको रखना चाहिए। वो क्या याद रखना चाहिए? अब देखिए, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं आता है या नहीं होगा। बड़ा जरूरी है याद रखना, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे आप मान के चलिए, पूर्ण वर्ग संख्या आपको मैंने बताया कई हैं, जैसे 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, है ना, 17 का स्क्वायर 289। आप ये जो देख रहे हैं
कोई भी संख्या का अंतिम अंक इसमें का कुछ नहीं होगा, 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं हो सकता है। इसके अंत में आप देख रहे हैं डबल जीरो है लेकिन सिंगल जीरो नहीं होगा। आप देखो इसके अंत में कहीं 2 3 7 8 या सिंगल जीरो कहीं दिख रहा है? अंतिम वाला अंक अंतिम में कहीं भी 2 3 7 8 या सिंगल जीरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। कोई भी ये चूंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसके अंत में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं होगा। अब अगर हमें कोई बड़ी संख्या भी दे और कहे कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन नहीं है, अगर मान लो ये क्वेश्चन दे देते हैं कि निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम आपको ऑप्शन देते हैं, एक ऑप्शन दे दिए, मान लीजिए 1120, ऑप्शन बी दे दिए 1348, ऑप्शन सी दे दिए 1296, ऑप्शन डी दे दिए नन। ठीक, आपसे कहा जाए निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हो सकता है आपको तो सबका वर्ग याद नहीं है, तो सबसे पहली बात पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो उसके अंतिम में 0 नहीं होगा, उसके अंतिम में 8 नहीं होगा। क्या क्या नहीं होना चाहिए? 2 3 7 8 या सिंगल जीरो है ना, नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं होगा। इसके अंत में 0 था तो पूर्ण वर्ग नहीं हुआ, इसके अंत में 8 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसके अंत में 6 है तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है दोस्तों। नन भी है तो जरूरी नहीं कि जिसके अंत में 6 है तब पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। जैसे 26 है तो ये पूर्ण वर्ग थोड़े है, 26 किसी का वर्ग नहीं। लेकिन एक बात तो है कि इसको हम चेक नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम चेक करेंगे, इसको हम चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अंत में 0 और 8 आ गया है, 2 3 7 8 या सिंगल जीरो आ गया तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। केवल इसको अब चेक करना है, चेक करेंगे तो हम इसी ऑप्शन को चेक करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। कैसे अब चेक करेंगे? तो 1296 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि पूर्ण वर्ग संख्या को जब भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो प्रत्येक गुणनखंड पेयर में आएगा। जैसे 1296 को आप तोड़ के देखिए, 2 से लगाइएगा 648, 2 से लगाइएगा 324, 2 से 16 दूना 32, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2। अब लीजिए 3 से 27 3 81, 3 से लगाइएगा 3 27, 3 से लगाइएगा 3 3। जोड़ा बना, जोड़ा बना। पूर्ण वर्ग का चेक करने का तरीका है कि जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बिल्कुल सही है, पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए जब भी उसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो उसका प्रत्येक गुणनखंड पेयर में होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए फिर एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऑप्शन दे दिए XY1, ऑप्शन बी दे दिए XY4, ऑप्शन सी दे दिए XY2, ऑप्शन डी दे दिए नन। इस बार मैंने सवाल क्या लिखा? निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं होता है। अगर 2 3 7 8 या सिंगल जीरो आ गया तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यही तो आ गया, कौन इसके अंत में 2 आ गया तो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 नहीं हो सकता, बाकी एक हो सकता है। जैसे 121 में देखिए 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। 24 तो लीजिए 12 के स्क्वायर 144, 4 होता है लास्ट में, ये हो सकता है। इसमें पक्का नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगा क्योंकि इसके अंत में क्या आ गया? 2 आ गया।
किसी के अंत में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए या सिंगल जीरो आ जाए तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और याद रखिएगा, किसी भी संख्या के वर्ग करिएगा ना तो उसके अंकों की संख्या दुगना, अन्यथा दुगना से एक कम प्राप्त होगा। किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसके अंकों की संख्या दो गुना दो गुना या दो गुना से एक कम प्राप्त होगा। किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसके अंकों की संख्या दो गुना या दो गुना से एक कम प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा 11 का स्क्वायर करते हैं, 11 में कितने अंक हैं? 11 में एक और ये दो अंक है ना, तो दो अंक का दुगना होना चाहिए 4 अंक, या दुगना से एक कम तो 3 अंक। तो या तो ये 4 अंक में आएगा या 3 अंक में आएगा। तो बताइए इसका अगर वर्ग करेंगे तो 121 आया। तो मैंने क्या बोला है सुनो, इसका मान दुगना नहीं कहा मैंने कहा है उसके अंकों की संख्या दुगना। अंक इसमें 2 था तो 2 अंक का दुगना 4 अंक, ना तो उससे एक कम, दुगना से एक कम प्राप्त होगा। तो 4 अंक ना तो 3 अंक आया ना। अगर हमने 5 अंक के संख्या का वर्ग कर दिया तो 5 अंकों की संख्या का वर्ग करेंगे तो ध्यान रखना कि या तो आएगा वो दुगना अंक में, 5 दूना 10, अन्यथा एक अंक कम यानी 9 अंक में, यानी आएगा 10 अंक में नहीं तो 9 अंक में। आप जानते हैं 32 का स्क्वायर होता है 1024 होता है ना। इसमें 2 अंक था, इसमें 4 अंक आया तो दुगना अंक आ गया ना। देख लो अब 15 के स्क्वायर होता है 225, इसमें 2 अंक था, इसमें 2 अंक का दुगना 4 आना तो उसे एक कम, 3 अंक आ गया ना। दुगना ना तो दुगना से एक अंक कम आएगा, आया ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। देखिए गणित आपको समझ में तभी आएगा जब उसकी छोटी छोटी चीजें आप जानते हैं। गणित में बहुत कुछ याद कहां रखना है, कुछ रूल जानना है और उसके बाद तो सवाल बहुत आसानी से बनता है ना। चलो तो किसी भी संख्या के वर्ग करोगे तो उसके अंकों की संख्या दुगना नहीं तो दुगना से एक कम प्राप्त होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि जरा बताओ 8 अंक की संख्या का हम वर्ग करेंगे तो कितने अंकों में आएगा? 8 अंकों की संख्या का वर्ग करेंगे तो कितने अंक में आएगा? आप कहोगे सर 8 अंक की संख्या तो दुगना, 8 दूना 16 नहीं तो एक कम यानी 15 अंक में, 16 अंक नहीं तो 15 अंक आएगा। यही बात होगा, समझ में आ रहा है। चलो तो इस बात को याद रखना जरूरी है, बस छोटा छोटा बात है, 2 4 5 बातें बस, उसके बाद तो ये आराम से एक टॉपिक पढ़ सकते हो। चलो अब अगर वर्गमूल बनाओगे तो आधी या आधी से थोड़ा ज्यादा पर पूर्णांक में होगा। जैसे मान लो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने पर अंकों की संख्या आधी या उससे थोड़ा ज्यादा लेकिन पूर्णांक में
पूर्णांक में होगा। बस इतना बात आप याद रखिए, होगी। अब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा हर सवाल। सुनिए, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने पर अंकों की संख्या आधी या उससे थोड़ा ज्यादा लेकिन पूर्णांक में होगा। देखो जरा, देखो जैसे मान लो आप जानते हो 36, चलो 36 से ले लेते हैं। 36 दो अंक की संख्या है, इसका वर्गमूल 6 आता है। 36 का वर्गमूल 6, तो ये 2 अंक में था, तो 2 अंक के आधा 1 अंक हुआ। उसी तरह अगर 121, तो 121 का वर्गमूल कै अंक में आएगा? 121 3 अंक की संख्या है। 121 कितने अंक की संख्या है? 3 अंक का। तो इसका जो वर्गमूल आएगा कितने अंक में आएगा? तो 3 का आधा कितना होता है? 1.5, लेकिन 1.5 से थोड़ा ज्यादा पर पूर्णांक में लेना है, तो 1.5 से थोड़ा ज्यादा पूर्णांक में 2, यानी 2 अंक में आएगा। 121 का वर्गमूल कितना आता है? 21, 21 का स्क्वायर नहीं 11, 11 आ जाएगा। तो बताओ 11 2 अंक में है ना। 3 अंक का आधा 1.5 होता है, लेकिन 1.5 से बढ़ा के लेंगे तो 1.5 के बाद पूर्णांक पूरा अंक 2 ये होगा ना, तो 2 अंक में आया। तो ये बात आप समझ गए। जैसे मान लीजिए कि 1024 ही है, तो 1024 पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल बनाएंगे तो इसके अंकों की संख्या आधी आएगी। ये 4 अंक का है तो 2 अंक में आएगा, 2 अंक में आएगा, तो 2 अंक में आएगा। 1024 का वर्गमूल कितना होता है? 32। समझे कि नहीं? अब बताइए 625 है, तो 625 क्या है? 3 अंक में है, तो 3 के आधा कितना होता है? 3 के आधा कितना होता है? 1.5। तो 1.5 नहीं कहेंगे, थोड़ा ज्यादा, परंतु पूर्णांक में 1.5 से थोड़ा ज्यादा 2, यानी 2 अंक में आएगा। इसका 2 अंक में आएगा। अगर हम आपसे ऐसे ही पूछ दे कि बताओ कोई 5 अंक वाली पूर्ण वर्ग संख्या हो और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक में आएगा? तो कहोगे 5। ये सर 5 के आधा तो 2.5 होगा, लेकिन 2.5 न लीजिएगा, थोड़ा बढ़ा के पूर्णांक में लीजिए। 2.5 से बढ़ जाएंगे तो 3 अंक में आएगा। अगर हम आपसे यह कह दें कि 8 अंक वाली पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक में आएगा? तो कहोगे 8, 8 के आधा होता है 4 अंक में आएगा सर। लेकिन हम आपसे अगर कह दें कि 9 अंक वाली पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बनाएंगे तो कितने अंक में आएगा? कहोगे 9 अंक वाला। तो 9 के आधा होता है कितना? 9 के आधा होता है भैया 4.5। तो 4.5 ना बोलेंगे, थोड़ा बढ़ा के पूर्णांक में ले लेंगे, 5 अंक में आएगा। ठीक है। अगर हम आपसे कह दें कि 40 अंक के पूर्ण वर्ग संख्या, 40 अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कितने अंक में आएगा? तो आप कहोगे उसका आधा 20 अंक में। लेकिन अगर 41 वाला रहेगा तो 41 का आधा 20.5, थोड़ा बढ़ा देंगे 21 अंक में आएगा। ठीक है। तो ऐसे समझ में आता है गणित। अगर छोटी छोटी चीजें आप समझते हैं, सीखते हैं, फिर बड़ी बड़ी चीजें आसानी से समझ। अब इसके बाद जो भी प्रश्न होंगे बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।